बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.5 को समझेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाले हैं। तो पहले जो हम करते रहे हैं उसके अंदर जो क्वेश्चन होते थे वो कह लें कि वैल्यूज वगैरह दी होती थी और उनको सॉल्व करना होता था। इसके अंदर ना स्टेटमेंट होगी और उसको पढ़ के फिर हमने क्वेश्चन जो है ना वो बनाना होगा। मसलन ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री, के एक दरख्त है दरख्त से 20 मीटर के फासले पर, यानी कि जो दरख्त है दरख्त से 20 मीटर फासले पर। मसलन ये एक ट्री है, दरख्त है, और इससे 20 मीटर फासले पर एक आपने पॉइंट लेना है। ये जो पॉइंट है ये ट्री से कितने फासले पर है जी? 20 मीटर के फासले पर है। फिर आगे कह रहे एंगल ऑफ एलिवेशन। जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ना वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, यानी कि ये समझे अगर ग्राउंड है तो ग्राउंड से जो ऊपर की तरफ होगा, यानी कि जो हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर की तरफ एंगल बन रहा होगा ना उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ ट्री, यानी कि जो ट्री की टॉप तक, यानी कि जो ट्री है दरख्त है इसके बिल्कुल ऊपर तक ये जो हमारे पास साइड बनेगी ना, और इस साइड बनने की वजह से यहाँ जो एंगल बनेगा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री है जी? 30 डिग्री हो। तो फिर आपने क्या करना, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो फिर आपने जो दरख्त है उसकी हाइट मालूम करनी है। तो ये असल में क्वेश्चन है। तो एक दरख्त है, दरख्त से 20 मीटर फासले पर एक पॉइंट है। अगर उस पॉइंट के ऊपर देखा जाए, उस पॉइंट से दरख्त की टॉप के ऊपर देखा जाए तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो बताएं जो दरख्त है उसकी हाइट क्या होगी? तो ये एक डायग्राम हमने बना लिया। अब इस डायग्राम को ना जरा हमने सिंपल करके बनाया। मसलन इसको सिंपल डायग्राम में हमने कन्वर्ट किया, ट्राई एंगल बना ली। ट्राई एंगल की जो बेस है वो 20 मीटर है और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है और ये जो हाइट है ये मालूम करनी है। अगर इसको हम एक ट्राई एंगल का नाम दे लें ABC, तो जो हाइट है ना वो BC के बराबर होगी। तो हम कहेंगे हाइट किसके बराबर है जी? BC के बराबर है। तो ये अब हमने निकालना है। तो अगर हमारे पास कह लें ये वाली दो साइडें हों, यानी ट्राई एंगल की एक परपेंडिकुलर वाली साइड हो, यानी कि जो ट्राई एंगल है एक परपेंडिकुलर वाली साइड हो और एक बेस वाली साइड हो, तो फिर हम ना टैन थीटा लगाते हैं। क्योंकि हमें पता है जो टैन थीटा है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के बराबर होता है। इधर जो परपेंडिकुलर है वो किसके बराबर है? वो BC के बराबर है। और जो बेस है, बेस किसके बराबर है जी? 20 के बराबर है। जो कि AC के बराबर है, AC किसके बराबर है? 20 के। और थीटा की जगह पर हमने ये एंगल पुट करना, तो ये एंगल किसके बराबर है जी? 30 डिग्री के बराबर है। तो जो tan 30 है उसकी वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 ये tan 30 की वैल्यू, इसको याद रखना। तो ये जो 20 से डिवाइड हो रहा है इसने दूसरी तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाना। तो जो हमारे पास है BC जो कि हाइट ऑफ ट्री है वो उसका ये जवाब आएगा। अब 20 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 20 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। ये हाइट ऑफ ट्री के बराबर होगा। अगर इसको हम मजीद सॉल्व करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। मसलन 20 को अगर हम √3 पे डिवाइड करें कैलकुलेटर की मदद से तो 11.55 मीटर जो है ना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने हाइट ऑफ जो ट्री है ना उसको फाइंड कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं द लेंथ ऑफ, हमने लेंथ मालूम, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल। एक ये पोल है जिसकी हाइट कितनी है जी? 10 मीटर। 10 मीटर हाई एक पोल है, उसका जो शेडो बन रहा है, यानी कि जो जमीन के ऊपर जो उसका साया बन रहा है वो कितना है? 10 × √3 मीटर जो है ना उसका शेडो है। ये उन्होंने बताया लेंथ ऑफ शेडो कितनी है? इतनी है। और ये किस चीज की शेडो है? ये पोल की शेडो है। और पोल की हाइट कितनी है जी? 10 मीटर है। फिर वो कह रहे फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। जो सन है उसकी मसलन इस जगह पर सन होगा और सन की वजह से जो क्या है कि इस पोल का साया बन रहा है। तो कह रहे एंगल ऑफ एलिवेशन बताएं। मसलन
अगर यूं हम पोल की टॉप के ऊपर देखें ना, जिस तरह ये दरख्त की टॉप के ऊपर हम देख रहे थे, इसी तरह पोल की जो टॉप जगह है उसको देखें, तो ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है ना नीचे को, ये कौन सा बन रहा है जी? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमें नजर को ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है, तो ऊपर की तरफ देखना पड़ता है। तो ये जो एंगल है ना, इसको हमने मालूम करना। अच्छा, अब इस ट्राई एंगल को ना जरा हमने ना सिंपल डायग्राम में ना चेंज कर लेते हैं। मसलन हम कहते हैं जी ये हमारे पास एक ट्राई एंगल है। तो ट्राई एंगल का ये जो एंगल है थीटा, ये हमने फाइंड करना है। और जो ट्राई एंगल की हाइट है वो कितनी है? वो थी 10 मीटर। तो ये इसकी जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर। और उसके बाद जो इसकी बेस है, बेस कितनी है जी? 10 × स्क्वायर रूट 3 है। अब इसके ऊपर ना हम टेन थीटा लगा देंगे, क्योंकि जब ये वाली दो साइड्स हमारे पास होती है ना, परपेंडिकुलर और बेस अगर हमारे पास हो, तो वो हमें पता है टेन थीटा हम लगाते हैं। तो इधर टेन थीटा ये बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर जो कि 10 के बराबर है, और डिवाइडेड बाय बेस, बेस किसके बराबर है? 10 × स्क्वायर रूट 3 के बराबर है। अब ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएंगे, इस जगह पर ना 1 आ जाएगा, 1/1। तो नीचे वाला मान लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम यूं लिख सकते हैं 1/√3। अब थीटा को इधर ही लिखा रहने देते हैं, और टेन दूसरी तरफ जाके टेन इनवर्स हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/√3। तो ये किस टाइम वैल्यू आती है? ये हमें पता है, टेन अगर हो हमारे पास 30 डिग्री, तो तब ये वाली वैल्यू आती है 1/√3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम टेन इनवर्स लेंगे ना 1/√3 का, तो उसका आंसर कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमने ना इस तरीके से निकालना था। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो ये कह रहे हैं, द विंडो ऑफ अ रूम इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक कमरा है, और कमरे का जो विंडो है उसके अंदर एक ना विंडो बनी हुई है। मसलन ये एक दीवार है कमरे की, और उस दीवार के अंदर एक विंडो बनी हुई है। लेकिन जो विंडो है उसकी जो शेप है, विंडो की जो शेप है वो कौन सी है जी? इक्विलेटरल ट्राइंगल वाली शेप है। तो ये हमने ना दीवार के अंदर, जो कमरे की दीवार है उसके अंदर एक हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल शेप की कह लें कि विंडो लगाई हुई है, खिड़की लगाई हुई है। फिर वो कह रहे हैं द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 1.6 मीटर। जो विंडो है इसकी तमाम साइडें जो है ना वो 1.6 मीटर है, उसकी जो लेंथ है। फाइंड द हाइट ऑफ द विंडो। जो विंडो की हाइट है, मसलन इस जगह पर जो इसकी हाइट बनेगी ना, वो हमने मालूम करनी है कि विंडो की हाइट कितनी है। तो ये उनका ना क्वेश्चन है। तो इसके अंदर उन्होंने क्या बताया कि एक कमरा है, कमरे की दीवार है, और उस दीवार के अंदर ना एक ट्राई एंगल शेप की विंडो लगी हुई है। उसकी हर साइड कितनी है? 1.6 मीटर है। तो बताएं कि उस विंडो की जो हाइट है वो कितनी होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं जी हमारे पास अगर ये इक्विलेटरल ट्राई एंगल है ना, तो इसकी तमाम साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। अगर इसकी ये वाली साइड 1.6 मीटर है, तो नीचे वाली भी साइड कितनी होगी? 1.6 मीटर होगी। अब जो हाइट है ना वो दरमियान में मैक्सिमम होगी ना हाइट। तो इस जगह तक यहाँ पर हम एक ना बीच में लाइन लगा लेंगे ऊपर से नीचे तक। अब जहरी बात, ये वाला जो फासला होगा ना नीचे वाला, ये आधा हो जाएगा। ये पूरी साइड कितनी है नीचे वाली? 1.6 है। मसलन यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो टोटल लेंथ है ना वो कितनी है? 1.6 मीटर। तो ये तो हाफ है, तो यहाँ तक हाफ लेंथ आएगी। तो 1.6 को अगर हम हाफ करें ना, तो 0.8 मीटर आता है। तो ये हमारे पास आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये वाली साइड 1.6 और नीचे वाली साइड कितनी आ गई? 0.8। अब ये जो साइड है ना, ये वाली हमने मालूम करनी है। जिस तरह ये परपेंडिकुलर हो गया, और नीचे क्या हो गया? बेस हो गया, और ये वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। तो हमने ना परपेंडिकुलर मालूम करना। तो जारी बात है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम पैथागोरस थ्योरम इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो हम कहेंगे जी अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस डायग्राम में जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो कितना है जी? 1.6 है।
और जो हमारे पास बेस है वो कितनी है, 0.8 है। और जो परपेंडिकुलर है जिसका नाम क्या है जी, बी डी है, और उसको हम इसी तरह लिखा रहने देते हैं। हमारी मर्जी है, ये ए बी ए डी बी डी लिख ले, या अगर हम चाहें तो इधर हम एच का स्केयर, इधर हम बी का स्केयर, और इधर हम पी का स्केयर भी लिख सकते हैं। ये हमारी मर्जी है, जिस तरह मर्जी इसको हम लिख लें। अच्छा, अब इसको हमने मजीद सॉल्व करना, तो ये इसके ना आंसर आ जाएंगे 2.56, यानी कि ये 1.6 का जब हमने स्केयर करना ना तो इसका ये जवाब आएगा। 0.8 का स्केयर करेंगे, ये जवाब आएगा। और ये वैसे ही हमारे पास परपेंडिकुलर था, उसका हमने स्केयर किया। तो अब ये 0.8 का स्केयर जो कि बराबर होता है 0.64, ये इधर प्लस का दूसरी तरफ आकर माइनस हो जाएगा। 2.56 में से इसको हम माइनस करेंगे तो 1.92 इसका आंसर आएगा। अब हमने तो बगैर स्केयर के ना वैल्यू मालूम करनी है, क्योंकि हमें साइड चाहिए, साइड का स्केयर नहीं चाहिए। तो फिर हमें दोनों तरफ ना स्केयर रूट लेना पड़ेगा। उससे फायदा ये होगा, ये स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएगा। और 1.92 का आपने कैलकुलेटर की मदद से स्केयर रूट लेना, तो ये आपका जवाब आ जाएगा 1.385। अब इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं टू डेसिमल प्लेस तक, तो ये 5 खत्म हो जाएगा और अपने से अगले नंबर में एक का इजाफा कर देगा। क्योंकि अगर नंबर हो ना 5 और 5 से बड़ा नंबर हो 9 तक, तो वो फिर अपने से अगले नंबर में ना एक का इजाफा करता है। तो ये 1.39 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी मर्जी है, बेशक हम 2 डिजिट लिख लें, 3 लिख लें, तो किताब के पीछे 2 डिजिट थे, इस वजह से ये इसका जवाब लिखा है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर वो ये कह रहे हैं, द हाइट ऑफ अ स्लाइड ऑफ चिल्ड्रन पार्क इस 5 मीटर के। एक ना बच्चों का पार्क है, चिल्ड्रन पार्क है, उसके अंदर ना स्लाइड लगी हुई है। और जो स्लाइड है ना उसकी हाइट कितनी है जी, 5 मीटर है। फिर आगे वो कह रहे हैं, अ गर्ल स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्लाइड, एक लड़की है जो स्लाइड की टॉप के ऊपर खड़ी है, यानी कि उसके जहाँ से वो झूला लेते हैं स्लाइड के ऊपर वो खड़ी है। ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ना ये ऊपर से नीचे की तरफ होता है। मसलन ये अगर झूला है, तो झूले के ऊपर खड़ी है और वहां से ना वो नीचे को देख रही है, तो ये जो ऊपर से नीचे की तरफ एंगल बन रहा होता है ना, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऑफ इट्स बॉटम इज 30 डिग्री, तो जो ऊपर से नीचे की तरफ उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड, जो स्लाइड है उसकी आपने लेंथ मालूम करनी है। तो इसकी ना यूं डायग्राम बना लेते हैं। मसलन ये हमने एक स्लाइड बना ली है। अब इस स्लाइड के अंदर ना वो ये कह रहे थे कि ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या मतलब होता है, ऊपर से नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है। तो लड़की ने जो ऊपर से नीचे की तरफ देखा है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है जी, 30 डिग्री बन रहा है। और जो स्लाइड है इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी है जी, 5 मीटर है। तो कहते हैं ये जो साइड है ना ये आपने मालूम करनी है, यानी कि ये स्लाइड की जो लेंथ है ना ये हमने मालूम करनी है। इसको हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, तो इसके लिए ना आपने ये वाला ना फार्मूला इस्तेमाल करना है। यानी कि ये एक रूल होता है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हों तो जितना एंगल ऊपर की तरफ बन रहा होता है ना इतना ही एंगल नीचे की तरफ बनता है, अगर कोई एक लाइन कट कर रही हो। मसला ये दो लाइंस है, ये दोनों लाइंस क्या पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हों तो एक लाइन इसको कट कर रही है, तो इस जगह पर जितना एंगल होगा ना उतना ही सेम एंगल नीचे की जगह पर बन रहा होता है। तो इसका मतलब अगर ये वाला एंगल 30 है तो नीचे वाला भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो अब यहां से ना हम इतनी ट्राई एंगल को ले लेते हैं। मसलन ये जो डायग्राम है ना, इसमें से ना ये जो ट्राई एंगल बन रही है ना, अब इसको हम अलहदा कर लेते हैं। तो ये हमने ना ट्राई एंगल अलहदा कर ली। अब हमें ये पता चल गया, तो इस जगह पर भी एंगल कितना है, 30 डिग्री है। और ये वाली हाइट कितनी है, 5 मीटर है। अब ये वाली साइड हमने निकालनी है। अच्छा, ये दो चीजें किस में इस्तेमाल होती है, मसलन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस फार्मूले में इस्तेमाल होता है, वो हमें पता साइन के अंदर होता है। साइन थीटा जो है ना ये बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इधर थीटा कितना है वो हमें पता है जी, इधर थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर है 5, और हाइपोटेन्यूज कितना है जी, वो हमने मालूम करना है। जो स्लाइड वाली साइड है ना वो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है। तो साइन 30 किसके बराबर है जी, 1/2 के बराबर है। ये हमने ना वैल्यूज पहले याद की हुई है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब इसको हम ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एच इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। तो ये जब 2 ने 5 से मल्टीप्लाई होना,
और इस एच ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, एच 1 टाइम्स एच ही होता है, और 5 2 टाइम्स 10 होगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अब ये मीटर में था तो ये भी किस में होगा, मीटर में होगा। तो यहां से हमें ये पता चला कि जो स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी है जी, 10 मीटर है। तो इस जगह पर अगर आप देखें तो स्लाइड की हाइट हमने कितनी मालूम की हुई है जी, 10 मीटर ही मालूम की हुई है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कह रहे हैं, टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पिलर है और वो इक्वल हाइट के हैं, स्टैंड ऑन इधर साइड ऑन अ रोडवे, जो सड़क है उसकी वो साइडों के ऊपर है, विच इज 120 मीटर वाइड, और उसकी जो चौड़ाई है ना वो कितनी है जी, 120 मीटर वो चौड़े हैं। यानी कि जो हमारे पास जो रोड है ना, रोड की चौड़ाई कितनी है जी, 120 मीटर है। ये मैं आपको पहले डायग्राम दिखाता हूँ, तो फिर आपको ना इसकी तरह अच्छे तरह ना समझ आ जाएगी। मसलन ये डायग्राम हमने बनाई हुई है। तो ये एक ना क्या है कि सड़क है जो कि कितनी मीटर चौड़ी है जी, 120 मीटर ना चौड़ी सड़क है। ठीक है। अब एक पिलर इस साइड पर है, एक पिलर इस साइड पर है, एक बंदा ना इस जगह पर खड़ा है और वो पिलर के ना ऊपर देख रहा है, ऊपर वाले किनारे पे। तो अगर तो वो इस साइड पर देखता है ना, ये जो राइट साइड पर उसका पिलर है, तो ये जो एंगल बन रहा है इस जगह पर वो कितना बन रहा है जी, 60 डिग्री बन रहा है। और अगर वो पिलर को दूसरी साइड पर देखता है, यानी कि दूसरे पिलर के ऊपर देखता है, पहले उसने इस साइड वाले पिलर को देखा, तो एंगल कितना बना, 60 डिग्री। फिर इस साइड से यानी कि जो दूसरी साइड पर पिलर है उसकी टॉप पर देख रहा है, तो इस साइड पर एंगल कितना बना, 30 डिग्री बना एंगल। ठीक है। यानी कि इस तरह करके ना ये जेन में आप रखें, फिर इस क्वेश्चन के हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर ये आपको ना समझ आ जाएगी। तो ये मैं भी आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। तो इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से है, वो ये लिखा हुआ है, टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, यानी कि दो पिलर्स हैं और उन दोनों की हाइट क्या है जी, इक्वल है। फिर स्टैंड ऑन इधर साइड्स ऑफ अ रोडवे, एक सड़क है उसकी वो दोनों साइडों पर है, विच इज 1 मीटर वाइड, जो रोडवे है जो सड़क है उसकी चौड़ाई कितनी है, 120 मीटर है। एट द पॉइंट ऑफ द रोड बिटवीन पिलर, वो पिलर्स के दरमियान ऐसे पॉइंट के ऊपर है, यानी कि जो सड़क का दरमियान, जो पिलर का दरमियान है उसके, यानी कि बिल्कुल दरमियान नहीं है, उसके अंदर ये एक ऐसा पॉइंट है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पिलर इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, कि वहां से जो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन एलिवेशन नजर आ रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो एक एंगल कितने डिग्री का बन रहा है जी, 60 डिग्री का बन रहा है, और एक साइड पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। फाइंड हाइट ऑफ ईच पिलर, आपने हर जो पिलर है ना उसकी हाइट मालूम करनी है, एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट, और उसकी जो पोजीशन है उस पॉइंट से वो भी आपने फाइंड करनी है। तो ये आप अगर डायग्राम देखें, इसके अंदर एक तो आपने ना पिलर्स की हाइट मालूम करनी है, यानी कि ये पिलर की हाइट कितनी है। दूसरे नंबर पे आपने जो चीज मालूम करनी है ना, इस पॉइंट से इस पिलर का कितना फासला है, और दूसरे नंबर पर इस पिलर से इस पॉइंट का कितना फासला है। ये वाले जो जगह है ना ये भी आपने मालूम करनी है, इसकी भी आपने जो लेंथ है वो मालूम करनी है। तो अगर तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट की आपको समझ आ गई है, तो फिर इसको हम ना सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। एक दफा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या बताया गया है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन की सही तरह समझ आएगी तो तभी इसने ना सही सॉल्व होना है। वो कह रहे हैं हमारे पास एक सड़क है, जो सड़क कितने मीटर चौड़ी है जी, 120 मीटर ना चौड़ी सड़क है। उस सड़क के दोनों किनारों के ऊपर ना दो पिलर हैं, एक पिलर इस साइड पर है और एक पिलर इस साइड पर है। अब एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर अगर खड़ा होके पिलर के ऊपर देखा जाए तो एक साइड पर एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री बनता है। और दूसरे पिलर को अगर उसी पॉइंट से खड़े होकर देखा जाए तो दूसरी साइड पर एंगल कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। तो फिर कह रहे हैं बताएं कि ये जो पिलर्स हैं इनकी हाइट कितनी है, और उस पॉइंट से पिलर्स का जो फासला है ना वो भी मालूम करना है। तो इस तरह का ना ये क्वेश्चन है। तो अब देखने में तो यूं लग रहा है कि मुश्किल होगा क्वेश्चन, लेकिन ये आसान ही है क्वेश्चन, इनमें इतना मसला नहीं होता।
अच्छा ये देखें, ये हमने डायग्राम बना ली। तो डायग्राम को हमने कहा जी जो पिलर की हाइट है ना उसको तो हमने कह दिया एच, एच इधर भी लिखेंगे, एच इधर भी लिखेंगे। फिर ये हमारे पास ना दो ट्राई एंगल्स बन जाएंगी, एक ट्राई एंगल इधर बनेगी और एक ट्राई एंगल इस साइड के ऊपर बन जाएगी। एक जो एंगल बनेगा ना वो 60 डिग्री बनेगा और इस साइड पर एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री। अच्छा अब यहाँ पर पॉइंट जो समझने वाला है ना इसे जरा ध्यान से समझ ले, मैं जरा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ कि टोटल जो फासला है ना वो 120 है। यानी कि यहां से लेकर यहां तक फासला कितना है, 120 मीटर। अब आपने ना कहना है कि ये वाली जगह एक्स है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक फासला कितना है, एक्स है। तो फिर ये वाला फासला जो होगा ना ये 120 माइनस एक्स होगा। यानी कि एक फासले को अगर हम क्या कह दें, एक्स, तो दूसरा फासला होगा 120 माइनस एक्स। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि ये अगर दोनों फासले हम जमा करें ना तो ये हमारे पास कितने आ रहे हैं, एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो इधर ये आपने ना पॉइंट याद रखना है कि अगर हमारे पास ये वाला टोटल फासला कितना हो, 120 हो, हमने ये भी फासला निकालना है, ये भी निकालना है। तो एक को एक्स क्या देंगे और एक को हम क्या कहेंगे, 120 माइनस एक्स। अगर ये होता ना 70 तो एक ने एक्स हो जाना था, एक ने 70 माइनस एक्स हो जाना था। तो जो इधर रकम लिखी होगी ना वो ये आपने इधर लिखनी है। तो अब हमने ना एक की बजाय दो डायग्राम्स बना लिए, एक ट्राइंगल इधर बन गई और एक ट्राइंगल इधर बन गई है। अब एक ट्राइंगल के नीचे क्या लिखा जाएगा, एक्स, और एक के नीचे क्या लिखा जाएगा, 120 माइनस एक्स। जो 120 माइनस एक्स है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है जी, 30 डिग्री है। और अगर 60 डिग्री हो तो उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। इसकी अब हम हाइट निकालते हैं। अच्छा अगर हमारे पास ये दो साइडें हो यानी कि परपेंडिकुलर हो और बेस हो, फिर हम टेन थीटा लगाते हैं। तो हम कहेंगे टेन थीटा, थीटा कितना है, 60 डिग्री, वो बराबर है एच, परपेंडिकुलर की वैल्यू एच और नीचे वाली वैल्यू क्या है, एक्स है। तो टेन 60 जो कि बराबर होता है स्क्वायर रूट 3 के, और ये आ गया जी एच डिवाइडेड बाय एक्स। अब हमारे पास ना तो एच की वैल्यू है ना एक्स की वैल्यू है। तो हम यूं करेंगे, इस एक्स को इधर ले आएंगे, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 एक्स। ये किसके बराबर है, एच के बराबर है। यहां से ना हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको जब हमने दूसरी इक्वेशन में पुट करना है ना, या दूसरी इक्वेशन में से भी एच की वैल्यू निकाल कंपेयर करेंगे ना, फिर हमारे पास ना वैल्यू आएगी। अब दूसरी ट्राइंगल के ऊपर भी ना आपने सेम वही काम किया, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस लिखा, और इधर हमारे पास एंगल कितना है, 30 डिग्री, और बेस कितना है, 120 माइनस एक्स। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और उसके बाद इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी। बाकी चलो एच को उधर ही रहने देते हैं। अब दोनों में से ना एच एच आ गया। अब ये दोनों जो एच है ना इनको हमने कंपेयर करना है। हम कहेंगे नो कंपेयरिंग एच, यानी कि जो दोनों एच है ना इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर बोथ एच फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, इन दोनों इक्वेशंस में हमने एच एच को कंपेयर करना। तो इधर भी एच इधर भी एच लिखा, एक एच के नीचे एक एच की वैल्यू लगा दी जो एक हमारे पास कह लें कि ट्राई एंगल थी, और दूसरे एच से हमने दूसरी जो ट्राई एंगल है ना उसमें से जो एच की वैल्यू आई थी वो लिख ली। अब ये हमारे पास इक्वेशन ना एक्स में तब्दील हो गई है, यानी कि सिर्फ एक वेरिएबल रह गया एक्स वाला और एच वाला खत्म हो गया। तो अब ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट थ्री टू टाइम्स लिखा हुआ है, एक बार लिख कर उसका स्क्वायर लिख लेंगे, फिर ये टू और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया 3x। और ये जो माइनस एक्स है इसने इस साइड पर आकर प्लस एक्स हो जाना, 3x प्लस एक्स कितना हो गया, 4x। तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, यहाँ से हमारे पास x का जवाब कितना आएगा, 30 आएगा। अच्छा ये तो आ गया जी पोजीशन ऑफ पॉइंट। जो ये वाली पोजीशन थी ना, जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था जी पोजीशन भी बतानी है, तो उस पॉइंट की पोजीशन पहले पिलर से वो कितनी आ गई जी, 30 आ गई। अच्छा यही आपने ना एक्स की वैल्यू ना इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, ये जो हमने इधर इक्वेशन बनाई थी कि एच बराबर स्क्वायर रूट 3x वाली, इसके अंदर हम एक्स की जगह पर हमने क्या करना है, 30 डिग्री पुट करना है, तो ये 30 मीटर पुट करना है। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे कैलकुलेटर की मदद से, ये हमारे पास 51.96 हाइट निकल आई है पिलर की। ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 52 मीटर है। तो ये हम कहेंगे ये तो उसकी हाइट है।
अब हमने ना यही उन्होंने कहा था कि आपने एक तो हाइट मालूम करनी है और दूसरा जो है उस पॉइंट से आपने फासला मालूम करना है को वो पिलर से कितने फासले पर है। अगर दूसरी साइड से पिलर का फासला मालूम करना हो तो वो आप क्या करेंगे कि 120 में से आपने एक्स को माइनस कर देना है। 120 में से आप 30 माइनस कर दें तो पीछे आपके पास 90 मीटर फासला आ जाएगा। तो वो आपने देख लेना क्वेश्चन में, अगर उन्होंने दोनों फासलों का क्या तो दोनों निकाल लें, नहीं तो आप पोजीशन ऑफ द पॉइंट, बस आपने ना पोजीशन ऑफ द पॉइंट जो है ना वो निकालना था। तो इस तरीके से ये हम ना मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं। इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है, उसकी टॉप के ऊपर से, जो कि टावर की हाइट कितनी है 120 मीटर। एक टावर है जो कि 120 मीटर उसकी बुलंदी है, उसके ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो ऊपर से नीचे की तरफ एंगल बनता है ना उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, ऑफ टू बोट्स, दो कश्तियां ऑन सेम साइड, और सेम साइड के ऊपर है, ऑफ टावर एट वाटर लेवल और 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो वो जो टावर के ऊपर से खड़े होके ना वो कश्तियों को देख रहे हैं, और एक कश्ती के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, और एक के साथ 45 डिग्री बन रहा है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स, जो कश्तियां हैं उनके दरमियान जो फासला है ना वो हमने निकालना है। तो यह समझिए हमारे पास एक टावर है, तो इस टावर के ऊपर से ना खड़े होके ना नीचे दो कश्तियां जो कि एक साइड पर ही है, यानी कि टावर की एक ही साइड है उसके ऊपर है, और जो पानी की सतह के ऊपर ना कश्तियां तैर रही हैं। अब इन कश्तियों को ना वो बंदा इधर से खड़े होके ना देख रहा है। तो ये जो पहली एक कश्ती है ना इसके साथ अगर वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है ना, मसला यहाँ पर यूं सीधी लाइन है, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। और जो दूर कश्ती है ना उसके साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो कितने का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। तो ये टावर की हाइट कितनी है जी, 120 मीटर है। अब आपने ना दो कश्तियों के जो दरमियान फासला है ना वो आपने मालूम करना है। तो ये उनका क्वेश्चन है कि एक बंदा एक टावर के ऊपर से खड़े होके पानी की सतह के ऊपर दो कश्तियां हैं, उनको देख रहा है, और ऊपर से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। तो बताएं कश्तियों के दरमियान फासला कितना होगा। तो ये अब आपको पता होना चाहिए, जितना एंगल ऊपर से नीचे की तरफ बनता है उतना ही एंगल नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है ऊपर से नीचे, तो यहां से यहां तक भी एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अब यहां से यहां तक 60 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो अब ये वाली दोनों बातें बताई जी, ये जी 60 है तो नीचे वाला भी 60 होगा। अब हम ना यूं डायग्राम बनाएंगे, ये इस जगह पर ये डायग्राम बनी हुई है। तो ये हमने कहा जी ये टावर है, ये वाली साइड किसकी है जी, ये टावर की साइड है। इस साइड पर टावर है और टावर की बुलंदी कितनी है 120 मीटर, और ये नीचे वाली साइड पर एंगल कितना है 45, क्योंकि ऊपर 45 था ना तो नीचे भी 45 बनेगा। तो ये कितना बन गया जी, 60 बन गया। और यहाँ पर दो कश्तियां थी, एक कश्ती इधर थी और एक कश्ती या बोट जो है ना वो इधर थी। इन दोनों के दरमियान जो फासला है ये वाला फासला हमने मालूम करना। तो अब एक्स की वैल्यू असल में हम फाइंड करने करेंगे, लेकिन इसके नीचे भी कोई चीज तो लिखनी पड़ेगी। तो वो हमने ना अपने पास से वाई लिख लिया, ठीक है। तो ये वाई हमने ना खुद लिखा है, ताकि ये हमारे पास ना डायग्राम जब बने तो फिर इसको हमने सॉल्व भी तो करना है ना इस जगह को। तो इस वजह से ना अब इस डायग्राम को देख के हम मजीद दो डायग्राम्स बनाएंगे। एक जब डायग्राम बनेगी ना 45 डिग्री वाली, ये जो 45 डिग्री वाली जब डायग्राम बनाएंगे तो इसकी जो बेस होगी ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, ये सारी इसकी बेस होगी। तो इस वजह से ना यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस बनाएंगे। अब इसके अंदर एक्स भी आ जाएगा और वाई भी आ जाएगा, तो इधर हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई। लेकिन जब हम ये छोटी ट्राइंगल लेंगे, सिर्फ जो इस जगह पे है, मैं इसका कलर आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। मसलन जो सिर्फ ये वाली ट्राइंगल लेंगे, इतने वाली ये जो छोटी ट्राइंगल है, उस टाइम इसके नीचे हमने ना वाई लिखना। तो ये जब छोटी ट्राइंगल आएगी तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ वाई लिखेंगे। जब बड़ी ट्राइंगल आएगी उसके नीचे एक्स प्लस वाई, यानी कि जो दोनों टर्म्स है ना वो हमने लिखनी है।
अच्छा, अब इसके ऊपर ना हम फार्मूला लगा देते हैं। हम कहते हैं जी टेन थीटा, यानी कि ये वाली दो साइडें और ये वाली भी दो साइडें, टेन थीटा जो कि बराबर होता है किस चीज के बराबर होता है जी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 120, और बेस किसके बराबर है एक्स प्लस वाई के बराबर है। इसी तरह ये परपेंडिकुलर किसके बराबर है 120, और इसकी बेस किसके बराबर है सिर्फ वाई के बराबर है। अब टेन 45 डिग्री जो कि 1 के बराबर है, अब ये एक्स प्लस वाई इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 के साथ अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो सेम उसी तरह आ जाती है। यहाँ से हमने ना y की वैल्यू निकाल ली जो कि बराबर आ जाएगा, ये वाला x इधर आकर माइनस हो जाएगा 120 माइनस एक्स। यहाँ से ना हमने y की वैल्यू निकाल ली है। अब ये वाली जो ट्राई एंगल है इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना आएगा 120 डिवाइडेड बाई वाई, फिर टेन 60 डिग्री जो कि बराबर है, क्योंकि इस ट्राई एंगल में एंगल कितना था 60 डिग्री था, तो इस वजह से इधर 60 डिग्री लिखा जो कि स्क्वायर रूट 3 के बराबर है। वाई डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। अब ना हम ये वाई की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है ना, इधर हमने वाई की वैल्यू पुट करनी है। वाई की वैल्यू कितनी है 120 माइनस एक्स है। तो फिर ये स्क्वायर रूट 3 को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर ये वाली टर्म माइनस की इसको दूसरी तरफ ले आते हैं, ये प्लस वाली टर्म इस साइड पर ले आए। अब इन दोनों टर्म्स को हमने ना कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया, तो इसका आंसर कितना आया 87.85। जो स्क्वायर रूट 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा, तो यहां से एक्स का जवाब कितना आ जाएगा 50.7 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक्स की ही वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि जो हमारे पास दो बोर्ड्स थी उसका जो दरमियानी फासला था वो एक्स था। तो एक्स को हमने ना इस तरीके से कि सबसे पहले ये एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है इनके हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बना लिया है। फिर हमने दो जो है ना, यानी कि एक ये बड़ी डायग्राम बनाई, इस डायग्राम में से दो डायग्रामें हमने बनाई। फिर इन दो डायग्राम में उसके ऊपर हमने टेन थीटा का फार्मूला लगाया। तो फिर एक में हमने y की वैल्यू निकाली, और y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन के अंदर हमने पुट करके वहां से हमने x की वैल्यू निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन ना इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है ना सॉल्व होने थे। अब इससे जो अगला क्वेश्चन है वो जरा बड़ा है, तो वो अभी ना मुकम्मल नहीं होगा अगर उसको शुरू किया। तो अभी फिलहाल आज का जो काम है ना वो ये 6 सवाल है, तो इनको हम देख लेते हैं। इनमें अगर कोई क्वेश्चन आपके है वो आप पूछ लें, बाकी इसकी मैं रिकॉर्डिंग वगैरह बंद कर देता हूँ। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे बताएं, वो मैं आपको ना फिर बताता हूँ कि किस तरह सर उसको। ये जो लास्ट में